आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर की पड़ताल कर रही हैं जिसकी छाप हमारी कला, संस्कृति और यहाँ तक कि हमारे खाने तक पर है। हम्म। हमारे सामने जो स्रोत है वे हमें मुगल साम्राज्य की कहानी बताते हैं, पर सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्या बनाया या कौन सी लड़ाइयाँ जीती। नहीं। असली सवाल ये है कि मध्य एशिया से आया एक शासक और उसका परिवार एक ऐसी सल्तनत की नींव कैसे रख पाया जो 300 सालों तक चली और बाहरी होने के बावजूद इतनी गहराई तक हिंदुस्तानी बन गई। ये सवाल ही इस पूरी कहानी का सार है। मुगल साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बना था। अच्छा। ये संस्कृतियों के मेल, चतुर प्रशासनिक सुधारों और एक ऐसी पहचान बनाने की कोशिश की कहानी है जिसमें ईरानी, तुर्क और भारतीय सभी खुद को फिट कर सकें। हमारे स्रोत हमें दिखाते हैं कि ये एक लगातार चलने वाला प्रयोग था जो कभी सफल हुआ और कभी असफल। बिल्कुल। तो चलिए इस प्रयोग की शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है बाबर से, तैमूर और चंगेज खान का वंशज। लेकिन वो यहाँ शहंशाह बनने नहीं बल्कि अपनी खोई हुई किस्मत को फिर से पाने आया था, है ना? बिल्कुल। उसे मध्य एशिया में अपने पुश्तैनी इलाकों से खदेड़ दिया गया था। भारत उसके लिए एक दांव था और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में ये दांव लग गया। यहाँ दिलचस्प बात यह नहीं है कि उसने लड़ाई जीती, बल्कि यह है कि उसने कैसे जीती। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में कहीं ज्यादा थी, शायद 10 गुना ज्यादा। 10 गुना? हाँ। कोई भी उसे देखकर कहता कि बाबर की हार तो तय है। तो फिर पासा पलटा कैसे? यहीं पर तोपों और बारूद का जिक्र आता है। क्या ये भारत के लिए इतनी नई चीज थी? देखिए, बारूद का ज्ञान तो था, लेकिन युद्ध के मैदान में तोपखाने का ऐसा संगठित इस्तेमाल वो बिल्कुल नया था। बाबर ने उस्मानी तुर्कों से सीखी हुई तुलुगमा रणनीति का इस्तेमाल किया। तुलुगमा? जी। सोचिए, एक तरफ उसकी सेना के दोनों पंख तेजी से घूमकर लोदी की विशाल सेना को किनारों से घेर रहे हैं और सामने से तोपों की गड़गड़ाहट दुश्मन के हौसले पस्त कर रही है। और हाथियों का क्या हुआ? लोदी की सेना में तो बहुत हाथी थे। वही तो। लोदी के हाथियों ने जब तोपों की आवाज सुनी तो वो बिदक गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये भारत में युद्ध की तकनीक का एक नया अध्याय था। और जीतने के बाद भी, जैसा कि स्रोतों में जिक्र है, बाबर का मन यहाँ पूरी तरह लगा नहीं। उसे यहाँ की गर्मी और धूल पसंद नहीं थी। उसे अपने घर के तरबूज और बागों की याद आती थी। हाँ, और इसी याद से चार बाग का जन्म हुआ। ये सिर्फ एक बगीचा नहीं था, ये रेगिस्तान से आए एक इंसान की जन्नत की कल्पना थी। मतलब एक छोटा सा मध्य एशिया बनाने की कोशिश। एक तरह से हाँ। एक ऐसा कोना जहां चारों तरफ पानी की नहरें हों, हरियाली हो और समरूपता हो। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जो दिखाता है कि वो इस जमीन को समझने की कोशिश कर रहा था, भले ही उसका दिल कहीं और अटका हो। एक मिनट, बाबर ने तोपों के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य जीता। उसका बेटा हुमायूं उसे सिर्फ 10 साल में ही कैसे हार गया? क्या शेरशाह सूरी बाबर से भी ज्यादा ताकतवर सेनापति था? ये एक बेहतरीन सवाल है। शेरशाह सूरी कोई मामूली चुनौती नहीं था। वो प्रशासन और रणनीति में हुमायूं से कहीं आगे था। अच्छा। उसने बाबर की ही तरह तोपखाने का इस्तेमाल किया, लेकिन साथ ही उसने जमीनी हकीकत को बेहतर समझा। 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज की लड़ाइयों में उसने हुमायूं को बुरी तरह हराया। और हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा? जी। इससे ये भी पता चलता है कि साम्राज्य की नींव अभी भी कितनी कच्ची थी। और यहीं से हुमायूं के 15 साल के निर्वासन का दौर शुरू होता है, जो उसने फारस यानी ईरान में गुजारा। ये तो उसके लिए बहुत बुरा दौर रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन उसके ईरान में रहने का एक ऐसा नतीजा निकला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो क्या? फारसी शाह के दरबार में रहते हुए हुमायूं और उसके साथियों पर ईरानी संस्कृति, कला और प्रशासन का गहरा असर पड़ा। जब वो 1555 में दिल्ली वापस जीतने में कामयाब हुआ, तो वो अपने साथ सिर्फ फारसी सेना नहीं, बल्कि एक नई सोच और शैली भी लेकर आया। अच्छा, तो जो मुगल कला हम देखते हैं उसकी जड़ें वहां है। हाँ, यही फारसी प्रभाव आगे चलकर मुगल कला, वास्तुकला और दरबारी शिष्टाचार की पहचान बना। और फिर उसकी वापसी भी उतनी ही नाटकीय थी जितनी उसकी हार। दिल्ली तो जीत ली, पर 1 साल बाद ही अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। किसी इतिहासकार ने क्या खूब लिखा है। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। हाँ, यही। ये सचमुच विडंबना है, लेकिन उसकी लड़खड़ाहट ने एक ऐसे शासक के लिए मंच तैयार कर दिया जिसे इतिहास में महान कहा गया, अकबर। अकबर जो सिर्फ 13 साल की उम्र में बादशाह बना
उसने एक बिखरे हुए और असुरक्षित साम्राज्य को संभाला। लेकिन स्रोतों को पढ़कर लगता है कि अकबर की असली प्रतिभा यह समझने में थी कि भारत पर सिर्फ सैन्य ताकत से हमेशा के लिए राज नहीं किया जा सकता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अकबर का सबसे बड़ा योगदान यही था कि उसने मुगल सल्तनत को एक विदेशी हुकूमत से एक हिंदुस्तानी साम्राज्य में बदल दिया। और ये उसने किया कैसे? उसकी सुलह कुल यानी सार्वभौमिक शांति की नीति सिर्फ दार्शनिक नहीं बल्कि एक बहुत ही चतुर राजनीतिक चाल थी। उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाए, उन्हें ऊंचे पदों पर बिठाया और हिंदुओं पर लगने वाला जजिया जैसा भेदभावपूर्ण कर खत्म कर दिया। तो ये सिर्फ सहिष्णुता नहीं बल्कि एक तरह का गठबंधन बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल। उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां एक राजपूत राजा और एक ईरानी विद्वान दोनों को लगा कि ये उनका साम्राज्य है। फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया इबादत खाना भी तो इसी सोच का हिस्सा था ना? हाँ, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां वो अलग अलग धर्मों के गुरुओं, मौलवी, पंडित, पादरी, जैन मुनि के साथ घंटों बहस करता था। इन बहसों ने ही उसे दीने इलाही की प्रेरणा दी। जो एक धर्म के तौर पर तो ज्यादा सफल नहीं हुआ, लेकिन उसकी सोच को जरूर दिखाता है। और प्रशासन के बारे में क्या? क्योंकि एक बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं होती, एक मजबूत सिस्टम भी चाहिए। यहाँ मनसबदारी प्रणाली का जिक्र आता है। ये क्या बला थी? मनसबदारी प्रणाली तो एक इनकलाबी था। देखिए, इससे पहले जागीरदार अपनी जमीन को पुश्तैनी हक समझने लगते थे और अक्सर बगावत कर देते थे। अच्छा। अकबर ने इसे बदला। अब हर बड़े अधिकारी को एक मनसब यानी रैंक मिलती थी, जिसके हिसाब से उसे नकद तनख्वाह मिलती थी और वो बादशाह के लिए तय संख्या में सैनिक और घोड़े रखता था। और सबसे जरूरी बात, उसका तबादला कहीं भी हो सकता था। यानी कोई भी सरदार अपनी छोटी मोटी रियासत नहीं बना सकता था, सब बादशाह के नौकर थे। इसी सिस्टम ने साम्राज्य को अगले 100 साल तक एक लोहे के ढांचे की तरह जोड़े रखा। अकबर ने एक ऐसा मजबूत और मिला जुला साम्राज्य खड़ा किया कि उसके बेटे जहांगीर को विरासत में एक चलती हुई मशीन मिली। शायद इसीलिए जहांगीर अपना ज्यादातर वक्त कला और चित्रकारी को दे पाया। हाँ, जहांगीर कला का पारखी था। उसका दावा था कि वो किसी भी तस्वीर को देखकर बता सकता है कि उसे किस चित्रकार ने बनाया है। अच्छा, यहाँ तक कि अगर आंखें किसी और ने और चेहरा किसी और ने बनाया हो? हाँ, तो भी वो पहचान सकता था। उसके समय में मुगल मिनिएचर पेंटिंग अपने शिखर पर पहुंची। उस्ताद मंसूर जैसे कलाकार थे जो पशु पक्षियों के ऐसे यथार्थवादी चित्र बनाते थे जो आज भी हैरान करते हैं। और उसकी न्याय की जंजीर का किस्सा भी बहुत मशहूर है। वो एक प्रतीक था। आगरा के किले से लेकर यमुना किनारे तक एक सोने की जंजीर जिसमें घंटियां बंधी थीं। कहा जाता है कि कोई भी आम इंसान उसे बजाकर सीधे बादशाह से न्याय की गुहार लगा सकता था। ये तो बहुत दिलचस्प है। और हमें जहांगीर की पत्नी नूरजहां को नहीं भूलना चाहिए, जो पर्दे के पीछे से असल में साम्राज्य चला रही थी। जहांगीर ने कला को बढ़ावा दिया और उसके बेटे शाहजहां ने तो जैसे इस शान और शौकत को इमारतों की शक्ल दे दी। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद। बिल्कुल। शाहजहां का दौर मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग था। ये इमारतें सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थीं, ये शक्ति और वैभव का प्रतीक थी। जैसे ताजमहल? हाँ, ताजमहल फारसी और भारतीय वास्तुकला का एक ऐसा संगम है जैसा दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। और तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन की तो कल्पना ही कीजिए। सोने का बना हुआ जिस पे दुनिया के सबसे कीमती हीरे जवाहरात चढ़े थे। जी, ये मुगल साम्राज्य के धन और वैभव का चरम था। लेकिन इस चरम की कोई कीमत भी तो चुकानी पड़ी होगी। इतना पैसा आया कहाँ से? यहीं पर कहानी में एक स्याह पहलू जुड़ता है। इन आलीशान इमारतों का बोझ किसानों पर भारी लगान के रूप में पड़ा। साम्राज्य का खजाना खाली होने लगा। और फिर उसके बेटों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई। एक ऐसा खूनी संघर्ष हुआ जिसने साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। दारा शिकोह जो उदार था और औरंगजेब जो कट्टर और कुशल सेनापति था, के बीच की लड़ाई सिर्फ तख्त की नहीं बल्कि साम्राज्य की आत्मा की लड़ाई बन गई। और जीता औरंगजेब, जिसने अपने पिता को ही आगरा के किले में कैद कर दिया। अब कहानी एक ऐसे शासक की ओर मुड़ती है जो अपने परदादा अकबर से बिल्कुल अलग था। औरंगजेब शायद मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा विवादास्पद शासक हैं। एक तरफ वो एक बेहद मेहनती, अनुशासित और काबिल प्रशासक था। सादा जीवन जीता था, टोपियां सिलकर अपना खर्च चलाता था। और उसके दौर में साम्राज्य सबसे बड़ा भी था। हाँ, कश्मीर से लेकर दक्षिण में कावेरी तक। तो मतलब औरंगजेब के राज में साम्राज्य सबसे बड़ा भी था और सबसे ज्यादा कमजोर भी हो रहा था। ये तो बड़ा विरोधाभास है। ऐसा कैसे हुआ? यही औरंगजेब की कहानी का केंद्रीय विरोधाभास है। साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए उसने अकबर की कई उदारवादी नीतियों को पलट दिया। उसने जजिया कर फिर से लगा दिया,
जिससे उसकी हिंदू प्रजा का एक बड़ा हिस्सा नाराज हो गया। लेकिन पतन की असली वजह क्या थी? उसकी दक्कन नीति। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल दक्षिण भारत में मराठों से लड़ते हुए बिता दिए। ये एक ऐसा युद्ध था जो कभी खत्म नहीं हुआ और जिसने साम्राज्य के संसाधनों को दीमक की तरह चाट लिया। और इसी दौर में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों का उदय हुआ। बिल्कुल। मराठे, सिख, जाट, ये विद्रोह सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं थे। ये इस बात का संकेत थे कि साम्राज्य का केंद्रीय नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है। औरंगजेब एक विशाल साम्राज्य पर शासन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नीतियां अनजाने में ही उसे अंदर से खोखला कर रही थीं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो जैसे साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। हाँ, उसके उत्तराधिकारी कमजोर और अयोग्य थे। बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे अमीर सूबों के गवर्नरों ने दिल्ली को बस नाम मात्र का सम्मान देना जारी रखा, लेकिन असल में वे अपने अपने इलाकों के बादशाह बन बैठे। ढांचा था पर आत्मा निकल चुकी थी। सही कहा। और फिर बाहरी हमलों ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 1739 में ईरान के नादिर शाह का दिल्ली पर हमला, ये कितना विनाशकारी था। ये एक प्रलय की तरह था। नादिर शाह ने दिल्ली को कई दिनों तक बेरहमी से लूटा। हजारों लोग मारे गए और वो अपने साथ वो बेशकीमती तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा भी ले गया, जिसने मुगल सत्ता के बचे खुचे इकबाल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बिल्कुल। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। और अंत में 1857 के विद्रोह के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने एक बंदी के तौर पर रंगून भेज दिया। तो अगर हम शुरुआत के सवाल पे वापस जाएं, तो मुगल साम्राज्य इसलिए 300 साल चला क्योंकि अकबर जैसे शासकों ने इसे सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं, बल्कि एक साझा सांस्कृतिक और प्रशासनिक परियोजना बनाया। और इसका पतन इसलिए हुआ क्योंकि बाद के शासक इस संतुलन को बनाए नहीं रख सके। हाँ, साम्राज्य अपने ही बोझ तले दब गया। तो ये थी मुगल साम्राज्य की कहानी, एक ऐसी शक्ति जिसने न केवल भारत का नक्शा बदला, बल्कि उसकी कला, भाषा और वास्तुकला पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो आज भी जिंदा है। आज जब हम लाल किले या ताजमहल को देखते हैं, तो वे सिर्फ खूबसूरत इमारतें नहीं हैं। वे एक विशाल साम्राज्य के उत्थान और पतन, उसकी सफलताओं और विफलताओं दोनों के गवाह हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि स्थिरता सिर्फ ताकत से नहीं आती, बल्कि अलग-अलग लोगों को एक साथ लेकर चलने की कला से आती है। बिल्कुल। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या किसी भी महान साम्राज्य या संगठन के पतन के बीज उसके शिखर के दिनों में ही बो दिए जाते हैं? वो कौन सी छोटी छोटी दरारें होती हैं जिन्हें उस वक्त के चकाचौंध में हम देख नहीं पाते, लेकिन जो समय के साथ एक विशाल इमारत को गिरा देती हैं?